हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एसए 800। एसए 800 जैसा आप जानते हैं कि हमारे ऑडिट मई 24 सिलेबस में ये रेलिवेंट एसेज है। तो आज हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे एसए 800 का। एसए 800 का जो नेम है वो है स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared in accordance with SPF means स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल कंसिडरेशन आपको पता है स्पेशल है, हमें ध्यान रखना है किन किन बातों पे। ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ऑडिट करेंगे हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और हमें प्रिपेयर करना है ऑडिट इन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। नाउ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता क्या है आपको पता है। इन ऑडिट में हम दो तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एक आता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, सेकंड होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल मींस कि कॉमन यूजर के लिए बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं। स्पेशल पर्पस मीन कुछ स्पेसिफिक यूजर के लिए हम बनाएंगे हमारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। इट डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर। फर्स्ट हो गया कि हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट है, हम स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाएंगे एंड इट मे बी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि फेयर प्रेजेंटेशन क्या होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक सर्वेंट है, एक सर्वेंट आपको आपने उसका रूल डिफाइन करा कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले घर में एंटर करना है, फिर आपको किचन में खाना बनाना है और उसको काम डिफाइन कर रखे हैं। तो वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है कि जैसा आपने बताया है वैसा ही वो फॉलो करेगा। बट फेयर प्रेजेंटेशन हो गया, जैसे आपके घर में सीनियर हो गए, उनको जो डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया वो तो करेंगे फॉलो, अदर कोई मिस हैपनिंग होगी उसमें भी वो एक्शन लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस होता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मीन्स जो जो लिखा है सिर्फ उसी को हम फॉलो करेंगे। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो गया कि जो लिखा वो तो फॉलो करेंगे, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा है हम उनको बताएंगे। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में दो चीज हम देखते हैं, ये स्पेसिफिक यूजर के लिए बनता है और दूसरा इसमें फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी से अकॉर्डिंग बन सकता है, कोई भी एक फॉलो होगा इसमें। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के। फर्स्ट, कैश रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर। सीआर मीन्स यहाँ पे क्रेडिटर है। स्पेशल पर्पस हम कम कम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने बोला कि आपके जितने भी रिसीट है, पैसा जितना भी बिजनेस में आया है उसको आप इनकम मान लो और जितना गया है उसको एसेट मान लो। ठीक है, तो क्रेडिटर ने डिफाइन किया, रिक्वेस्ट किया आपको कि मुझे एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो आप उसमें स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क आप उसमें बना के उनको देंगे। सेकंड हो गया financial reporting provision established by the regulator to meet the requirement of regulator। रेगुलेटर मीन्स कोई अथॉरिटी है जो आपको बनाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूएस में बिजनेस चल रहा है और इंडिया में भी आपका बिजनेस है, तो यूएस गवर्नमेंट आपको बोलती है कि मेरे को इस फाइनेंशियल को हमारी डॉलर में चाहिए और हमारे जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए बनाइए। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी बन सकती है, तो वो भी हमारा इसमें फॉलो करेगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज लोन एग्रीमेंट। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उसके अंतर्गत आपको बनाना पड़ा है। फॉर एग्जांपल आपको किसी से आपने लोन ले रखा है, बहुत हैवी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ले रखा है या किसी ऐसी कंपनी से ले रखा है, XYZ कंपनी से ले रखा आपने, बहुत जिसमें पूरा डिपेंड करता है आपका बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर वो लोन ना दे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, या फिर आपको कुछ अदर मनी दी है इन टर्म ऑफ ग्रांट्स, तो आपको वो बोल सकता है कि मुझे एक सेपरेट फाइनेंशियल चाहिए आपके, तो आप उसके लिए एक सेपरेट बनाएंगे सिर्फ उसी कंपनीज के लिए। तो वो हो गया स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेशल पर्पस मींस कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल यूजर के लिए बनाए हैं वो तो बनाएंगे, प्लस एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सप्लीमेंट भी बना सकते हैं जो हम प्रेजेंट करेंगे रिक्वायर्ड अथॉरिटी को।
ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव है, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले ऑडिटर इसमें क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, किसी ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहा है वो स्पेशल पर्पस के लिए असाइन हुआ है ऑडिटर, तो वो देखेगा कि मैं एक्सेप्ट क्या के किस बेसिस पे करूंगा। प्लानिंग करेगा ऑडिटर, ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट करा, फिर वो प्लानिंग करेगा एंड देन वो ओपिनियन एंड रिपोर्ट देगा। फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम, स्पेशल कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग दी एंगेजमेंट। जब ऑडिटर एक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करता है तो उसको किन चीज़ों का ध्यान देना है। फर्स्ट, उसको देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैंड ओवर कर रही है मैनेजमेंट ऑडिटर को, वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि एसेट्स को जितने भी आपकी इनकम उनको एसेट मान लो कैपिटलाइज कर दो, और जितने भी एक्सपेंस है उसको हम लायबिलिटी मान लेते हैं, तो आप उस टाइम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे क्या मैं ऑडिट जो एंगेजमेंट ले रहा हूँ क्या वो एक्सेप्टेबल है, एफ आर एफ मीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ऐसे 240 110 का आप दे सकते हैं रेफरेंस। फर्स्ट, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेंगे आप, अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं ये। दूसरा, इंटेंडेड यूजर क्या है, ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, उनके इंटेंडेड यूजर कौन है। इंटेंडेड मीन्स कि उनका जो स्पेसिफिक यूजर कौन है। एक हो गया कॉमन यूजर जो हम जनरल पर्पस के लिए बनाते हैं, ये हो गया इंटेंडेड यूजर मतलब स्पेसिफिक कुछ पर्सन के लिए हम ये कुछ अथॉरिटी के लिए बना रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है बनाने का और वो पर्सन कौन है। नेक्स्ट, स्टेप टेकन बाय मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क। हम ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या क्या स्टेप फॉलो करे हैं कि उन्होंने ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है। तो हम एक्सेप्ट करने से पहले ये पॉइंट जरेंगे। अगला, की फैक्टर इन डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमारे की फैक्टर क्या होंगे इसमें। एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड स्टैब्लिश बाय ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप चेक करेंगे कि जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रहे हैं किसी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर से बना रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट से बना रहे हैं। लाइक एग्जांपल, आपको आरबीआई ने ऑर्डर दिया या ट्राई ने दिया है या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने दिया है कि हमको एक सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए, तो हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम, अगर हम किसी ने से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि यू हैव टू सबमिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक यूजर और इंटेंडेड यूजर, तो आप वो भी देखेंगे। Importance of attribute in particular circumstances of the engagement is matter of the professional judgment. PJ is professional judgment. आप इन सब में अपनी प्रोफेशनल जजमेंट तो लगाएंगे। ये नहीं है कि मैनेजमेंट ने जो बोल दिया आप उसी को फॉलो करेंगे, नहीं, आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट देंगे और उसमें बताएंगे हमारा ये डाउट है, यहाँ पे ये इश्यूज है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इसमें 4 पॉइंट है कि फर्स्ट मैं देखूंगा एक्सेप्टेबल है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लूंगा मैं कि मेरा पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूजर क्या है, स्टेप टेकन बाय मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। तीसरा, की फैक्टर देखूंगा क्या क्या की फैक्टर थे इसको फॉलो करने के। एंड सेकंड इज ऑथराइज्ड अथॉरिटी ने बता रखा है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट्स के में ये इनको बनाना है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन द ऑडिट। कह रहा आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जब आप प्लान या परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट। फर्स्ट, आपको एप्लीकेबल एसेज देखने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें एसेज 210 लग रहा है या आपका 230 लग रहा है तो आप सारे एसेज को फॉलो करें, ना कि हम इस ऐसे 800 को ही फॉलो करेंगे। 800 इज एडिशनल एसेज बोल सकते हैं, जो हमारा बेसिक है। ऐसे 200 सीरीज है वो तो आपको फॉलो करना ही है। आपको ऐसे 800 में एडिशनल बता रखा है कि आपको उन सबसे थोड़ा अलग आपको क्या रिपोर्ट करना है। आप कंप्लाई करेंगे, ऐसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाला है उसका कंप्लाई करेंगे। एंड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे अनलेस, ऑडिटर को हर ऐसे का कंप्लाई करना पड़ेगा। अनलेस उसको नहीं करना पड़ेगा कब कब, जब एंटायर ऐसे इज नॉट रेलिवेंट, अगर वो ऐसे वहां पे लग ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल 265 डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, अब वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा, वहां पे मैनेजमेंट ने मना कर दिया है,
कि ये डेफिशिएंसी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको कम्युनिकेट नहीं करना, तो हम करेंगे नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ इज नॉट रेलिवेंट, सेम 265 के मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हमें ये डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम उस केस में हम फॉलो ही नहीं करेंगे 265 को। या कोई ऐसे लग ही नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल एंटायर एस इज नॉट रेलिवेंट में मान लो 620 जो हमारे 600 की सीरीज है, एक्सपर्ट के एडवाइस लेते हैं, तो वहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो फॉलो ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके। पहला, motility of an item is based on the consideration of financial information needs of intended user instead of common user। आपको पता है फाइनेंशियल जब स्टेटमेंट का हम ऑडिट करते हैं तो वहाँ पे मोटिलिटी कॉन्सेप्ट लगता है एज पर ऐसे 320। जो हम मोटिलिटी डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, ना कि हमारा जो ये कॉमन होता है सब फाइनेंशियल्स के लिए कि हमको 50 रुपये से ऊपर ऑडिट करना है, सब ट्रांजेक्शन देखना। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की 100-200 करोड़ की टर्नओवर है, तो हम डिसाइड करेंगे 50 लाख मेरा बेसिक होगा, इसके ऊपर ही मैं उनका ऑडिट करूँगा ट्रांजेक्शन्स का। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमें यहाँ पे इंटेंडेड यूज़र नीड देख रहे हैं, इंटेंडेड यूज़र की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे अपना ऑडिट करेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेम अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में है तो हम अपना प्लान बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। दूसरा, इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसाइट द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इज नॉट ऑफ द पर्सन अदर देन द TCWG। आपको पता है कि जो हमारा TCWG होता है, हमने दूसरे एसएस में पढ़ा था सॉरी हमने दूसरे एसएस में पढ़ा था कि जो TCWG है वो ओवरसाइट करता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करता है। बट इन केस हमारा TCWG नहीं है तो उस केस में आपको 260 लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे 800 का रेफरेंस देके यहाँ पे इसके ये पॉइंट्स लिखना है, कंसल्टेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। नेक्स्ट, लास्ट हमारा ओपिनियन देगा, रिपोर्ट करेगा, कंप्लाई करेगा, ऐसे 700 का ही डिस्क्राइब करेगा कि पर्पस क्या था इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने का एंड उसके इंटेंडेड यूजर कौन कौन है। इफ मैनेजमेंट हैज अ चॉइस FRF explanation of management responsibility shall make reference to responsibility for determine the acceptability of the financial reporting framework। अगर मैनेजमेंट ने चॉइस अपने मर्जी से FRF फॉलो करे हैं तो आपको एक रेफरेंस देना है जरूर कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस को फॉलो करने की, फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड ईएम पैरा। आप क्या क्या चीजें कवर करेंगे। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी यूज्ड फॉर अदर देन दोज फॉर विच दे आर इंटेंडेड। जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमने स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाई है वो तो यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अदर पर्सन है वो भी इसको यूज कर सकता है। To avoid the misunderstanding, auditor shall alert to user that financial statements are prepared with special purpose framework and hence not suitable for other purpose। अगर अब पहला हो गया कि हमें कोई और भी यूज कर सकता, बट हमें एक क्लियर लाइन उसमें लिखनी पड़ेगी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमने इन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो किया है, ना कि जनरल पर्पस को, और उस पे एक हाईलाइट करके मीन्स उनको शो करेगी कि ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया, फॉर इंटेंडेड यूजर के लिए। अदरवाइज इन्वेस्टर्स होंगे वो इस रिपोर्ट को देखे कुछ गलत इन्वेस्ट ना कर दे, तो इसलिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो कि वो उसको शो करेगा कि ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, हैंस नॉट सुटेबल फॉर अदर पर्पस। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज मीन्स इस लाइन का मतलब होगा कि ऑडिटर उनको रिस्ट्रिक्ट कर रख सकता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बना रहा है स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको उसमें रिस्ट्रिक्ट उसका यूज रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ऑडिटर रिपोर्ट टू इंटेंडेड यूजर फॉर स्पेसिफिक यूजर। ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि ये हमारा स्पेसिफिक यूजर के लिए है, रिस्ट्रिक्टिंग द
डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज कौन कौन करेगा इसका, मीन्स ये सिर्फ कॉमन यूजर के लिए नहीं, ये ABC कंपनी के लिए है ये। दूसरा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन यूज मे बी अप्लाइड, यूज दिस लाइन इन दिस रिपोर्ट। वो अपने आप अपनी रिपोर्ट में सेपरेट लाइन डिस्क्राइब करेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्पेशल यूजर के लिए बनाई गई है ताकि कोई मिसकंफ्यूजन ना हो। आई होप आपको इस ऐसे का थोड़ा ओवरव्यू और क्विक रिवाइज हो गया होगा। इनकेस आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।